यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगा कि आपको किसी भी शब्द के बारे में कोई भी बहुत समझ नहीं है, और अगर आपने उस शब्द को कभी सुना भी है तो वास्तव में उसका मूल अर्थ क्या होता है वो आपको नहीं पता। इसलिए हम लोग शाब्दिक अर्थ से चीज़ों को समझते हुए पूरे इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि दो नए शब्द निकल करके आ रहे हैं, एक है राज्य और दूसरा है शासन। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं राज्य के बारे में। देखिए, राज्य या इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट। पहली बात तो ये समझिएगा कि यहाँ पर राज्य का अर्थ वो नहीं है जो आप अपने व्यवहार में सुनते हैं। भारत के जैसे देश में आप देखते हैं जहाँ हम राज्य की बात करते हैं वहाँ हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या इस तरह के प्रांतों की बात करते हैं। लेकिन पॉलिटी में राज्य का संदर्भ एक देश से या एक राष्ट्र से लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी को राज्य की संज्ञा देना चाहते हैं उसके कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी क्षेत्र को राज्य घोषित करना चाहते हैं या राज्य के रूप में उसको एक स्वीकृति या मान्यता प्रदान कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र तुलनात्मक रूप से समझते रहिए। जैसे अगर आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो भारत का आप जो मानचित्र देखते हैं वो भारत का क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि केवल क्षेत्र होने से काम नहीं चलता, वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोगों का निवास स्थल होना चाहिए, अर्थात वहाँ पे क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, जनसंख्या के बेहतर प्रशासन के लिए, उनके शासन व्यवस्था के लिए एक सरकार होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पर जो सरकार है जो पूरे शासन व्यवस्था को संचालित कर रही है उसकी अपनी एक संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता होनी चाहिए। एक बार फिर आपके लिए यहाँ पर नया शब्द आ गया, संप्रभुता। अब देखिए ये संप्रभु क्षेत्र क्या होता है या संप्रभुता क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई क्षेत्र जहाँ पर सरकार शासन व्यवस्था को संचालित कर रही हो वो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में यदि वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है तो उसे हम लोग संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। एक उदाहरण से समझिएगा, जैसे 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया तो आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से वैश्विक स्तर पे इसको लेकर के भारत को घेरने का प्रयास किया गया और उसने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत का इस प्रकार से निर्णय ये एक प्रकार से यूएन में हुए मुद्दे को चुनौती है, और इस मुद्दे को यूएन में ले आने की बात किया। फिर अमेरिका से दबाव डलवाने की बात किया। वहाँ पर आपने देखा भारत के गृह मंत्री द्वारा एक बयान दिया गया और जहाँ कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात वह अपने आंतरिक मामले में जो भी निर्णय लेता है उसके लिए उसको किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या किसी दूसरे देश की सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप संप्रभुता को इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण के रूप में समझिए कि यदि कोई क्षेत्र संप्रभु क्षेत्र हो जाता है तभी उसको क्या होता है, राज्य की संज्ञा दी जाती है। और इसका महत्व क्या है, एक दूसरे उदाहरण समझिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ताइवान की। देखिए ताइवान में अगर आप देखेंगे तो इसकी क्या है, अपनी एक भौगोलिक सीमा है। भौगोलिक सीमा है आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा यहाँ पर चुनाव हुआ और यहाँ पर सरकार भी गठित हुई। लेकिन इसे क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र का इसे अभी एक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, और विश्व के बहुत गिने चुने देश जैसे अमेरिका हो गया कि इसको संप्रभु राष्ट्र मानते हैं, बाकी ज़्यादातर ने अभी संप्रभुता का अधिकार इसको नहीं दिया है। ऐसे में इसका नुकसान क्या है, ऐसे में इसका नुकसान है कि ये किसी भी प्रकार की अपनी विदेश नीति नहीं तैयार कर सकता है। अर्थात किसी दूसरे देश के साथ, जैसे मान लेते हैं भारत अगर इसके साथ क्या करता है, किसी संबंध को स्थापित करता है तो तुरंत चाइना की तरफ से भारत पर दबाव पड़ने लगेगा। क्यों पड़ने लगेगा, क्योंकि चाइना ये कहता है कि ताइवान उसका क्षेत्र है और ताइवान को भी संप्रभुता का अधिकार नहीं मिला है। तो अगर ताइवान के साथ कोई व्यक्तिगत देश अपना किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करता है तो ये चाइना की संप्रभुता को चुनौती होगा। तो इस तरह से ताइवान एक राष्ट्र ज़रूर है
एक पूरे बेहतर व्यवस्था में आप देखेंगे शासन प्रशासन सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद संप्रभुता का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपके नाम शब्द आया था राज्य, हम लोग अभी उसी को बात कर रहे थे। तो राज्य के लिए क्या चाहिए? एक भौगोलिक क्षेत्र चाहिए, दूसरी उसकी अपनी एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरी वहाँ पर सरकार और संप्रभुता। अगर ये चारों चीज़ें कहीं पर है, जिसमें मुख्य रूप से आप संप्रभुता ही देख रहे हैं, तभी हम क्या कहेंगे? उसे राज्य का दर्जा देंगे।